नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। शाम के बज चुके हैं 6 और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास बुलेटिन। 1 मिनट में पूरी खबर आप विस्तार से जान लेंगे, पूरा विश्लेषण आपके सामने होगा 1 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का बिल्कुल नया अंदाज। खबर 1 मिनट में। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात भयावह हो गए हैं। रामनगर के धनगढ़ी नाले में बारिश की वजह से आए पानी में एक कार बह जाती है। कार सवार लोगों को स्थानीय लोग बड़ी ही मुश्किल से बचाते हैं। तो वहीं इस नाले में एक बाइक सवार भी बह गया था। उधर उत्तरकाशी में यमुना घाटी के नौगांव में 2 युवक और 2 मवेशी यमुना नदी के बीच टापू में फंस गए, जिसके बाद आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। नौगांव पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों और मवेशियों को टापू से सुरक्षित बाहर निकाला। पौड़ी में बीन नदी उफान पर है, जिसके चलते यमकेश्वर के कई गांव का संपर्क ऋषिकेश से कट गया है। नदी में उफान के चलते चीला सड़क मार्ग भी कट चुका है। चमोली की बात करें तो चमोली में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जोशीमठ में उफनती नदी को पार करने के लिए बांस का पुल लगाया गया है, जिससे स्थानीय लोग नदी को पार कर रहे हैं। यदि जरा सी भी चूक हो जाए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। टिहरी की बात की जाए तो टिहरी में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। नई टिहरी के पंचकेदार मंदिर का पुश्ता ढहने से मंदिर और आसपास के परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। रामनगर के धनगढ़ी और सुंदरखाल में हुई बारिश से आफत मची हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जमा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 309 पूरी तरह से बाधित है। अभी हम पनोद नाले के पास हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे बाधित है और यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लग गया है दोनों ओर गाड़ियों का। कि बारिश होने पे फ्लैश फ्लड की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसको देखते हुए इस बार बैरियर भी लगाए गए, लाइट भी लगाई गई, सारी तैयारियां की गई है। और लोगों से अनुरोध है कि अगर पानी आता है तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, उसमें ज़बरदस्ती ना घुसें। आज सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई है। एक कार बहने की सूचना मिली है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनगढ़ी नाले में इतना विकराल रूप ले लिया, अचानक से उसमें पानी आया, उसमें एक कार बह गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। आज भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नोएडा में भी सुबह से ही बारिश जारी है, जिससे सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। वहीं कई जगहों पर बच्चे बारिश के पानी में खेलते हुए भी नजर आए। कई इलाकों में अस्पतालों और घरों में पानी भर गया। कुछ घंटे की बारिश और उसका जो प्रशासन की तैयारियों के दावे हैं, उनकी पोल खोलती नजर आती है। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो किसी तालाब की तस्वीर नहीं है। ये गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है। बात अगर गाजियाबाद की हो तो गाजियाबाद में भी 2 दिन की बारिश से हालात खराब हैं। यहाँ के पौष इलाके इंदिरापुरम की एक सोसाइटी की बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई। इस दीवार की चपेट में आकर 3 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि बाइक डूबी हुई नजर आई। अंडरपास में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गयी। बाढ़ की ये तस्वीरें लखीमपुर की हैं, जहां नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। लखीमपुर खीरी में घाघरा और करनाली नदी उफान पर है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। कई गांवों में नाव तक चल रही है। पानी की बहुत दिक्कत है, बत्ती की दिक्कत है और आने जाने की दिक्कत है। एक सरकारी नांदा है, उसी पर आते जाते हैं। कितना आपका पानी घुसा हुआ है घरों में? हमारा ये ऊँचे पर है और बाकी जांग है। लखीमपुर खीरी के बाद आपको गोंडा लेकर चलते हैं। यहाँ भी हालात खराब हैं। हर ओर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गोंडा के बाद आपको बहराइच की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ के मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज तहसील के 85 गाँव में पानी भरा है। बाढ़ से यहाँ भी हालात खराब हैं। मथुरा के बालकपुर गांव में एक घर में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 4 फीट लंबा कोबरा देखकर घर के लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कोबरा को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। आधे घंटे तक की मेहनत के बाद वन विभाग ने कोबरा पर काबू पा लिया और सांप को पकड़कर एक थैले में कैद कर दिया। तब ये काला कोबरा है और अभी ये बच्चा ही है, काफी बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जहर जो है 1 ड्रॉप ही 25 लोगों के लिए काफी है। कोबरा को पकड़ने से परिवार ने राहत की सांस ले ली। बताया जा रहा है कि बरसात के चलते बाम्बी में पानी भर जाने से सांप बाहर निकलकर घर में आ गया था।
कोबरा को पकड़कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई और उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। गाजीपुर में बिजली के सब स्टेशन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी थी। आज सुबह करीब 5 बजे दिलदार नगर सब स्टेशन के 10 MB के ट्रांसफार्मर में चिंगारी उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आग इस कदर विकराल थी कि उसकी लपटें काफी दूर तक देखी जा सकती थी। सारी रात सप्लाई अच्छी चली है। 5:45 पे फोन आया कि लाइट ट्रिप हो गई है। फिर एक बार ट्राई कराया गया तो लाइट होल्ड हो गई है। 5:55 में अचानक ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ आवाज़ हुई है। हमारे SSO मौके पर मौजूद था। दौड़ के पीछे देखा गया तो बहुत तेजी के साथ लपटें निकल रही थी। आग लगने से सब स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे का वक्त आग पर काबू पाने में लग गया। आग बुझने पर बिजली विभाग ने राहत की सांस ली, तो वहीं सब स्टेशन को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वाराणसी में एक पुलिसकर्मी को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 1 घंटे तक रोडवेज बस सेवा बाधित रही। निर्णय लिया गया है कि उस दोषी कांस्टेबल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। CO साहब ने आश्वस्त किया है कि उसे निलंबित किया जा रहा है। दरअसल पूरा विवाद रोडवेज चौकी के पास हुआ, जहां पर एक सिपाही का रोडवेज कर्मचारी के साथ बस हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान सिपाही ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिससे गुस्साए दूसरे कर्मचारियों ने बस सेवा ठप कर दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी रोडवेज चौकी पर पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। तत्काल हम लोग मौके पे आए और तत्काल प्रभाव से सिपाही को लाइन हाजिर की रिपोर्ट जा रही है, लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस सिपाही पर कार्रवाई के बाद रोडवेज कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं। इस दौरान यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जौनपुर में एक सड़क हादसे में मजदूर की मौत को लेकर लोगों ने जमकर बवाल काटा। हाईवे पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर डाला, जिसमें SO समेत 7 पुलिसकर्मी पत्थर लगने से घायल हो गए। दरअसल जलालपुर थाना इलाके के हाईवे पर आज सुबह एक भट्टा मजदूर की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। भट्टा मजदूर की मौत के बाद लोगों में गुस्सा देखा गया। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस पर लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पथराव के बीच में पुलिस टीम गुस्साए लोगों को समझाती हुई नजर आई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्साए मजदूर भट्टा मालिक की कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पुलिस ने मृतक मजदूर के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहारनपुर में एक मंदिर के बाहर गौशाला को तोड़ने को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर कॉलोनी के लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। बताया जा रहा है कि नव दुर्गा मंदिर के बाहर पिछले 15 साल से गौशाला बनी हुई थी। मामला सदर बाजार के राजौरी गार्डन कॉलोनी का है। हमने नगर निगम को अवगत भी इस विषय में कराया था, मेयर जी साहब को भी अवगत कराया था, लेकिन आज जबरदस्ती आकर के नगर यहाँ पे तोड़ दिया गया। वहीं निगम प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से स्थानीय लोगों में गुस्सा है और वो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमें चाहते हैं जो खेड़ा है, एक तो खेड़ा रहना चाहिए। जगह इनकी थी नहीं की है, जिन्हें प्लाट बेचा उन्होंने कहा जगह मुझे दे रखी है। भाई मान लीजिए 25 फुट का रोड है, 25 यहाँ मौके पे था, उसके अंदर था ये अपने यहाँ। उधर गौशाला तोड़ने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर हंगामा किया और कई कार्यकर्ता धरने पर भी बैठ गए। बरेली में अवैध संबंधों के चलते एक युवती को उसकी मां ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना सुभाष नगर क्षेत्र का है। पुलिस ने मृत लड़की की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी कौशल के युवती और उसकी मां से अवैध संबंध थे। महिला की मां ने कौशल को अपनी ही बेटी की सुपारी दे दी और उसके साथ मिलकर हत्या कर दी गई। अफेयर चल लिया था सर, माँ से भी था, माँ से तो कुछ बात ऐसी हो गई थी, देख लिया था उन्होंने, तो ये गुस्से में हो गया था। जनपद पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के साथ ही मात्र 3 घंटे में एक सनसनीखेज हत्या और दूसरे व्यक्ति को घायल करने की घटना का खुलासा किया है। अफसोस कि नाजायज रिश्ता खून के रिश्ते पर भारी पड़ गया और मां ने अवैध संबंधों के चलते अपनी बेटी की जान ले ली।
हरदोई में पैसे की खातिर एक बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजपाल पर 9 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे देखते हुए बेटे ने कर्ज से छुटकारा पाने और किसान बीमा योजना का 5 लाख रुपए मुआवजा पाने के लिए पिता की हत्या कर दी। के हत्या का कारण यह था कि इनके ऊपर बहुत कर्जा था और इनके मृतक के बेटे व अन्य लोगों ने सोचा कि अगर इनको मार दिया जाए तो कर्जा जो समाप्त हो जाएगा, वह अन्य से हमको जिनको नेम्ड किया उनसे हम पैसा लेकर के अपने जो कर्जे हैं उनको खत्म कर सकते हैं। दरअसल कुछौना थाना इलाके के संडीला में 9 अगस्त को राजपाल की हत्या हुई थी, जिसका शव बक्सा खेड़ा गांव के पास इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में बरामद हुआ था। उनके शरीर पर चाकू के वार के कई निशान भी थे। जांच के दौरान पुलिस ने बेटे और उसके दोस्तों को लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बाकायदा हत्या से पहले बेटे ने अपने पिता के साथ बैठकर शराब भी पी थी। आगरा में एक सनकी डॉक्टर ने अपनी महिला फ्रेंड का कत्ल कर दिया। महिला डॉक्टर का शव झाड़ियों में मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। डॉक्टर योगिता गौतम दिल्ली की रहने वाली थी। यहाँ सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर थी। योगिता के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता से जबरन शादी करना चाहता था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि मैंने गाड़ी में रखे चाकू से उसका कत्ल कर दिया। मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया। आरोपी डॉक्टर इस समय जालौन में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है और वो अक्सर आगरा आकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। आगरा बस हाईजैक मामले के मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी के लिए पूरे इलाके में चेकिंग अभियान चला रखा था। सुबह प्रदीप गुप्ता अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर भाग रहा था। पुलिस ने जैसे ही बाइक रुकवाने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो गोली उसके पैर में जाकर लगी और वो घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी प्रदीप गुप्ता और उसका साथी यतेंद्र यादव, ये दोनों आ रहे थे। घेराबंदी में उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त प्रदीप गुप्ता जो मेन मास्टरमाइंड है उसके गोली लगी है, उसको इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है इधर खेतों में भागने में भाग गया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि फाइनेंस कंपनी वाली बात पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी गई थी। लेन देन के विवाद के चलते उसने बस को हाईजैक करवाया था। तभी से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। कुशीनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए थे। रामकोला कस्बे में सराफा कारोबारी की लूट के बाद हत्या के मामले में दोनों बदमाश वांटेड थे। वहीं संभल के नखासा इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। बदमाश के पास से CAA के विरोध में हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर से लूटी गई पिस्टल बरामद कर ली गई है। एक पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल सरकारी पिस्टल है, जो इसका मिलान किया गया तो ये जो CA NRC उपद्रव 20 दिसंबर को यहाँ पे हुआ था, उसमें पुलिस से छीनी हुई पिस्टल है जो बरामद हुई है। कोरोना काल में बदली हुई व्यवस्था के साथ आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। कोई विधायक PPE किट पहनकर सदन में पहुंचा तो कुछ सैनिटाइजर को साथ लेकर। उधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और कमल रानी वरुण के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान CM योगी ने कोरोना काल में हुई अपूर्णीय क्षति पर शोक जताया तो गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीदों को भी नमन किया। दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए ऐसे वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक और MLC यूरिया की बोरी पहनकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे और कोरोना को लेकर सरकार को नाकाम बताया। साथ ही आजम खान की रिहाई का भी मुद्दा उठाया। यानी साफ है कि शुक्रवार से सदन में संग्राम देखने को मिलेगा।
आजमगढ़ में बांसगांव के दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ सर्किट हाउस से जैसे ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तरवा रवाना हुआ, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में ही रोक लिया। साथ ही सांसद पीएल पुनिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को भी हिरासत में ले लिया गया। अपराधियों को पकड़ना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाते हैं न्याय दिलाने के लिए, इनको रोका जा रहा है। पुलिस के दम पर हमको रोकने का काम कर रही है। शायद जितनी फोर्स यहाँ लगी है, यह फोर्स उन अपराधियों को पकड़ने में लगी रहती तो अपराध इस प्रदेश से अपराध मुक्त होता। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल 14 अगस्त को आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर बांसगांव में जमकर बवाल हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता राम लोटन निषाद के विवादित बयान से सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जो भगवान राम के बारे में नहीं जानते, उनके आदर्शों के बारे में नहीं जानते, जो उनकी लीला और उनके चरित्र के बारे में नहीं जानते, वो इस तरह की बात भ्रमवश किया करते हैं। वहीं राम लोटन निषाद के बचाव में समाजवादी पार्टी उतरी। भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति में व्यस्त रहती है, समाज की असली समस्या की बात नहीं करना चाहती है। दरअसल समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम लोटन निषाद ने भगवान राम को ही काल्पनिक बताया था। राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दर्शक बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है। भगवान राम पर दिए इस बयान के बाद राम लोटन विवाद में घिर गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती पर कांग्रेस ने उनको नमन किया। राहुल गांधी ने समाधि स्थल वीर भूमि जाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। बारिश के बीच में राहुल गांधी काफी देर तक अपने पिता की समाधि के पास खड़े रहे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व पीएम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने पिता को दूरदृष्टि वाला नेता बताया, जो अपने वक्त में बहुत आगे थे। वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के सुखदेव विहार में जरूरतमंद लोगों को लंगर भी खिलाया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को पूरा देश आज याद करता है। जहाँ से भी मैं देखता हूँ, लोगों की दुआएं हैं कि अगर वो आज हमारे साथ होते तो पूरा देश बहुत प्रगति करता और फ्यूचर बहुत अच्छा रहता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को नमन किया। उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन। मोदी सरकार ने शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एक बार फिर इंदौर ने पूरे देश में बाजी मारी है, जबकि सूरत शहर दूसरे स्थान पर रहा। टॉप 30 शहरों में यूपी के 6 शहर भी शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ शहर 12वें नंबर पर है, आगरा 16वें नंबर पर, गाजियाबाद 19वें नंबर पर, प्रयागराज 20वें नंबर पर, कानपुर 25वें नंबर पर और वाराणसी 27वें नंबर पर है। हालांकि गंगा किनारे बसे शहरों में यूपी की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी अव्वल है। पहले खबर थी कि पीएम नरेंद्र मोदी को स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा करनी थी, लेकिन वो इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल नहीं हो पाए। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली में आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें राम मंदिर के निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा हुई। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर प्राचीन निर्माण पद्धति से बनाया जाएगा, यानी मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसमें किसी भूकंप का कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी भी भविष्य में 100-200 साल बाद भी यदि कोई भूकंप आता है तो उस भूकंप का क्या परिणाम, इन दोनों की स्टडी करके लार्सन टुब्रो फाउंडेशन तैयार करेगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके बाद से ही राम मंदिर के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद जग गई थी। ट्रस्ट की माने तो अगले 36 से 40 महीने के अंदर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिरोजाबाद की 15 महिलाओं से बात की है।
पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनसे बात करनी थी, लेकिन किसी वजह से पीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया, जिसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने इन लोगों से बात की। हालांकि पीएम से संवाद नहीं हो पाने के चलते इन महिलाओं में थोड़ी सी निराशा देखी गई। थोड़ा सा मनोबल कम हुआ, लेकिन विशेष नहीं। हमने तो सिर्फ यही सोचा कि मान लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी कारणवश से बात नहीं हो पा रही तो हम पहली सीढ़ी पे तो कदम रख ही रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे तो लास्ट वाली सीढ़ी तक पहुंचेंगे कैसे। दरअसल फिरोजाबाद की रहने वाली महिलाओं ने जाहरवीर स्वयं सहायता समूह बनाकर वेस्ट मटेरियल से सजावटी चीजों का निर्माण किया है। इन्हें बाजार में ये बेचती हैं। लगभग 250 सदस्यों वाली समिति में सभी तरह की महिलाएं हैं। ये लोग कचरे और कबाड़ी वालों से बेकार हो चुकी चीजों को खरीदती हैं। इसके बाद इनको डेकोरेटिव आइटम बनाकर बाजार में बेचती हैं। इससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यूपी सरकार अपराधियों की संपत्तियों को ताबड़तोड़ सीज कर रही है। प्रयागराज के जिन 5 बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का भी नाम शामिल है। अतीक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम और आरटीओ की एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जो कि अतीक के अपराध के जरिए अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच कर कार्रवाई करेगी। 5 लोग हैं हमारे रेंज में जो हमारे चिन्हित है माफिया गैंग के। उनमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, रेवेन्यू के लोग हैं, आरटीओ हैं और ईडी के लोग। ये सारी की एक टीम बनी है कि उनकी संपत्तियों को, बेनामी संपत्तियां, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां जो उन्होंने अपने आपराधिक कृत्य से एकत्र की हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और वो चिन्हित करके उनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई करके 14/1 में उसको सीज किया जाना। यूपी सरकार की कार्रवाई से अपराधियों में खलबली है। अब तक की जांच में अतीक अहमद की 20 अवैध संपत्तियों की जानकारी मिली है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। धोनी ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री की चिट्ठी शेयर करते हुए लिखा, एक कलाकार, फौजी और खिलाड़ी को बस ये चाहिए होता है कि उसकी हौसला अफजाई हो और उसकी कड़ी मेहनत और बलिदान को सब लोग याद रखें। तारीफ और शुभकामनाओं के लिए आपका शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने धोनी को एक भावुक चिट्ठी लिखी थी। पीएम मोदी ने लिखा था, आपका मन हमेशा शांत रहा। ये देश के युवाओं के लिए अहम सीख है। आपने अपने खास अंदाज में जो वीडियो शेयर किया था वो पूरे देश के लिए चर्चा का टॉपिक बन गया। आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीयों को निराशा हुई, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए आपने जो कुछ किया उसके लिए सभी शुक्रगुजार हैं। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में धोनी के लिए लिखा, मुझे उम्मीद है कि अब साक्षी और जीवा आपके साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनके त्याग और सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। देश का यूथ आपसे सीख सकता है कि कैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखा जा सकता है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो खबर 1 मिनट में अभी के लिए इतना ही। रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने खबर 1 मिनट के नए एडिशन के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार आप देखेंगे लव, सेक्स और रिश्तों का कत्ल। जल्द लौट रहे हैं।